हेलो एवरीवन, कैसे हैं गुरुकुल परिवार के सभी सदस्य। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं शुभम रिछारिया एक बार फिर आप लोगों के सामने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट और केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस का जो एग्जाम आपके सिर पर रखा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं इसकी तैयारी आप लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से कर ली होगी और अब जो समय होगा वो आपके रिवीजन का होगा। तो उसी रिवीजन को ध्यान में रखते हुए आपको कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और लेकर आए हैं, जो कि अपनी संपूर्ण तैयारी की सीरीज चल रही थी। कौन कौन सी ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट आपके। कल हमने आपको महासागर, जलप्रपात और उनके बारे में, मरुस्थल के बारे में बता दिया था। आज हमें बात करनी है भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भारत है, भारत एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय मतलब तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में विशालकाय हिमालय जो है वो स्थित है, जो कि मुकुट यानी स्वर्ण मुकुट का काम करता है। भारत का एक बॉडीगार्ड का काम करता है, एक रक्षक का कार्य करता है, जो कि हमें हमारे भारत देश को बाहरी सीमाओं से क्या करता है, बचाता है। अब बात करते हैं नदियों के बारे में। आज हमें क्या पढ़ना है, जो कि आपकी संपूर्ण तैयारी की जो सीरीज चल रही थी उसमें भूगोल की जो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसका टॉपिक है भारत की नदियां यानी रिवर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया में आप लोगों को पता है कितनी रिवर्स हैं, तो इंडिया में बात करते हैं। भारत में मुख्यतः 4 नदी प्रणालियां हैं। कितनी प्रणालियां हैं, कितने सिस्टम हैं? 4 नदी सिस्टम है और रिवर सिस्टम है। कौन कौन से? पहला तो आपका उत्तरी भारत, दूसरा हो जाएगा उत्तरी मध्य भारत और तीसरा हो जाएगा उत्तर पूर्व भारत और चौथा आपका हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत यानी आपका दक्षिणतम भारत। बात करते हैं उत्तरी भारत, उत्तर भारत। अब ये आपके सामने भारत का जो हमने लेवल डायग्राम बनाया हुआ है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझेंगे। आप डायग्राम पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए आपको फीलिंग्स पर और शब्दों पर फोकस करना है, क्योंकि ड्राइंग थोड़ी सी कमज़ोर है। इसलिए जैसा आपको मैप बनाने की कोशिश की और संसाधन जो कि आपको पता है कि मार्कर और बॉडी है अपने, तो यहीं पे सब कुछ कर सकते हैं। तो कोशिश पूरी की है, तो आपको समझना भी समझने की भी पूरी कोशिश करना है। तो आपको पता है ये जो अपना भारत का मैप है, यहाँ से आपका ये कौन सा है, यहाँ से आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन और ये आपका साउथ डायरेक्शन। यानी यहाँ से पूर्व, ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। ये कौन सी दिशा है, उत्तर है। और ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो भारत की जो नदी सिस्टम है, इसको 4 भागों में क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। पहला जो सिस्टम बना दिया गया है वो उत्तरी भारत में सिंधु, यानी जो उत्तरी भारत, ये जो भारत पूरा है, ये कौन सा भारत कहलाता है, उत्तरी भारत कहलाता है। ये एरिया पूरा उत्तर वाला एरिया जो होता है वो पूरा उत्तरी भारत कहलाता है। तो इस एरिया में जितनी नदियां बहती हैं वही कौन सी प्रणाली है, उत्तरी भारत नदी प्रणाली हो गई। दूसरा बात करते हैं उत्तरी मध्य भारत। मध्य भारत में उत्तरी मध्य यानी उत्तर और ये मध्य, तो ये मध्य मतलब बीच में, तो इस जगह पर कौन कौन सी नदियां हैं वो इस प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। दूसरा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व यानी ये वाला एरिया, उत्तर और पूर्व के बीच वाला एरिया क्या कहलाता है, उत्तर पूर्व भारत। और इसमें जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है। और अगला जो आपका है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय मतलब आपका ये वाला जो दक्षिण वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपका प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। क्योंकि हम पिछले कई वीडियो में आपको बता भी चुके हैं कि प्रायद्वीपीय क्या कहलाता है, जो ऐसा भूमंडल का ऐसा स्थान जो 3 ओर से लगातार किससे घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ, वो प्रायद्वीपीय कहलाता है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा, यहाँ से गुजरात से हम लेकर चलते हैं, ये महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, यहाँ से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला होते हुए आंध्र प्रदेश, यहाँ से ये आपका ये पूरा हो गया, जो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ। इधर कौन सा आपका अरेबियन सी है यानी अरब सागर है। यहाँ पर कौन सा सागर है, अरब सागर। तो यहाँ पे लिख देते हैं अरब सागर। ये कौन सा सागर है, अरब सागर। और यहाँ पर ये आपका कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। और यहाँ पर आपकी कौन सी है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। तो 3 ओर से जल से घिरा है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। यानी ये जो पूरा क्षेत्र रहता है वो कौन सा क्षेत्र रहता है, प्रायद्वीपीय भारत रहता है। अब जो अगला जो अपना चौथा सिस्टम है, चौथा नदी प्रणाली वो कौन सी है, आपके प्रायद्वीपीय भारत में। यहाँ पे कौन कौन सी नदी, नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये पूरा सिस्टम बन जाता है। तो हमारे भारत को नदियों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला कौन सा, उत्तरी भाग, फिर दूसरा उत्तरी मध्य भाग, फिर उत्तर पूर्व भाग, फिर प्रायद्वीपीय भाग। तो ये आपको याद रखना है।
बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नदियों की जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को 100% मिलने वाले हैं। अगर नदी से क्वेश्चन आएगा तो आपको इस जो आपके बोर्ड के सामने इतनी आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यही हमने कोशिश की है ताकि हम अपना 100% दे सकें और आपको विश्वास दिला सकें कि आपको केवल इतना यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जब मेहनत हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। नोट्स के साथ आपको रिवीजन मेंटेन करना पड़ेगा। रिवीजन करने के साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। और वीडियो को अगर आपने लगातार 2 या 3 बार आपने वीडियो को देख लिया तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी नदियाँ याद हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर तो लगा ही रहता है, वो तो आप लोगों पर डिपेंड करता है। कितना भी बार बोल लो लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लेकिन जब तक आपका मन नहीं होगा तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब की तो बात ही नहीं है। तो अगर अब वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो फिर वीडियो देखना और आगे बढ़ना। बस हमारा आपका जो मोटिव है, हमारा उद्देश्य है, एम है आपके पास नॉलेज पहुँचना। अगर आपके पास नॉलेज पहुँच जाती है तो आप लाइक करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नॉलेज गेन कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छा करके आइए, अपने माता पिता का और खुद का सपना पूरा कीजिए। तो बात करते हैं आपकी जो गंगा नदी, जो भारत की सबसे पवित्र नदी माँ जिसको हम गंगा माँ बोलते हैं, तो गंगा नदी से शुरुआत करते हैं। यहाँ से जो गंगा नदी है वो भारत की क्या है, सबसे लंबी नदियों में आती है। गंगा नदी बात है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ठीक है। सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है, गंगा नदी है। अगर इसका हम उद्गम स्थल जाना तो ये उद्गम स्थल कहाँ से उद्गम होता है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है आपका हिमालय में, वहाँ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और ये 5 राज्यों में बहती है। कौन कौन सा, ये एक हो गया उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों में अब गंगा नदी जो है वो प्रवाहित होती है। बात करते हैं बांग्लादेश में इसको क्या नाम दे दिया जाता है। बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहा जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। यानी भारत में जिसको गंगा कहा जाता है वही नदी बांग्लादेश में प्रवेश होते ही क्या बन जाती है, पद्मा बन जाती है। अब बात की थी हमने सबसे लंबी नदी है तो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो लंबाई इसकी 2510 किलोमीटर यानी 2510 किलोमीटर हमारी क्या है, इसकी लेंथ है। कौन सी नदी की, हमारी गंगा नदी की। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। तो कौन सी नदी है सबसे लंबी, गंगा नदी। कितनी लेंथ है, 2510 किलोमीटर। कितने राज्यों से होकर जाती है, 5 राज्यों से होकर जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपका गंगा नदी की क्या हो गए, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमने नहीं लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट शहर भी आते हैं कि जैसे प्रयागराज हो गया, काशी हो गया, वाराणसी हो गया, ये जो कानपुर हो गया आपका, ये सब किस नदी के तट पर बसे हुए हैं, तो ये आपकी गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, बात करते हैं हम गोदावरी पे आ गए हैं। गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी आप लोगों ने सुना होगा, इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और इसको दक्षिण भारत का, यहाँ से जो दक्षिण भारत आपका ये जो दक्षिणी भारत है, ये दिख रही है आपको गोदावरी रिवर। ये जो रिवर हमने यहाँ पे जो बनाई है ना, ये वाली कोशिश की है, आपको समझना पड़ेगा। ये जो रिवर है ये कौन सी रिवर है, आपकी गोदावरी रिवर है। ये कौन सी रिवर है, गोदावरी है। इसको दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, इसी को वृद्ध गंगा कहा जाता है और इसी को बूढ़ी गंगा तथा दक्षिण भारत की क्या कहा जाता है, इसको गंगा कहा जाता है। अब बात करते हैं ये इसका उद्गम, तो इसका उद्गम जो होता है वो यहाँ जो आपका महाराष्ट्र, ये जो आपका महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं, त्र्यंबकेश्वर जो स्थान पड़ता है नासिक जिले में, वहाँ से इनका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। और ये इनका ये जो अपना क्या करती है, मुहाना बनाती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। यानी अपना जो पानी है वो कहाँ पर छोड़ती हैं, बंगाल की खाड़ी में छोड़ देती हैं। यानी आपकी यहाँ से नासिक से होती हुई नासिक त्र्यंबकेश्वर, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं त्र्यंबक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलकर ये इस दक्षिण भारत में प्रवाहित होती हुई कहाँ से, बंगाल की खाड़ी में अब क्या कर देती है, अपना जल गिरा देती है, यानी अपना पानी गिरा देती है। बात करते हैं इसकी लंबाई, तो ये इसकी लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर की लंबाई है। और इसके बाद गोदावरी का क्या बचा, गोदावरी का कंप्लीट है। यहाँ से आपका हो गया, गोदावरी को क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहते हैं, इसी को वृद्ध गंगा कहते हैं, इसी को बूढ़ी गंगा कहते हैं, इसी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। त्र्यंबकेश्वर से इसका क्या होता है, उद्गम स्थल है। और बंगाल की खाड़ी में अपना क्या करती है, जल गिराती है, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है।
बात करते हैं सबसे दक्षिणतम नदी। सबसे दक्षिणतम नदी, दक्षिणतम मतलब इसके बाद कोई नदी नहीं है। दक्षिणतम यानी सबसे साउथेस्ट, साउथ दक्षिण दिशा में कौन सी बताई थी, ये वाली। तो इसके सबसे दक्षिण में कौन सी नदी, ये जो आपको नदी दिख रही है ये वाली, ये नदी कौन सी नदी है, कावेरी नदी है। ये कौन सी नदी है, कावेरी नदी है। और इसकी बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 805 किलोमीटर, कई जगह इसको 760 किलोमीटर भी बताया जाता है। तो आपको एनसीईआरटी के जो पैटर्न को फॉलो करना है वहाँ पे आपको 805 किलोमीटर क्या करना है, बताना है। कावेरी नदी, ये जो कावेरी नदी है सबसे दक्षिणतम, सबसे साउथ में है, इसलिए इसको सबसे दक्षिणतम कहा जाता है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 805 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो खास बात ये है कि इसमें वर्ष में 2 बार इसमें बाढ़ आती ही आती है। ये इसकी क्या है, विशेषता है कि इस नदी में वर्ष में कम से कम 2 बार बाढ़ आनी ही आनी है, ये फिक्स है। दूसरी चीज, कोरोमंडल तटीय मैदान, हमने बताया था यहाँ पर कोरोमंडल तटीय मैदान जो फैले हुए हैं, कोरोमंडल तटीय मैदान में इसमें वर्ष भर, अब पानी की अधिकता होती है तो वर्ष भर किसकी खेती होती है, धान की खेती होती है, ये आपको याद रखना है। इसका उद्गम स्थल देखें तो ये उद्गम कहाँ से होती है, तो ये पश्चिमी घाट, जो यहाँ पे पश्चिमी घाट होते हैं ना, ये पश्चिमी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत, यहाँ पर नीलगिरी की जो पहाड़ियां हमने आपको बताई थी, इसमें एक पर्वत है ब्रह्मगिरी पर्वत। ब्रह्मगिरी पर्वत से इनका क्या होता है, उद्गम होता है। और ये अपना जल जो है वो इस तरीके से होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या कर देती हैं, अपना मुहाना बनाती हैं और वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ देती हैं। अब बात करते हैं किसकी, अरब सागर। अरब सागर, अब आपने देखा होगा ये जितनी नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में क्या कर रही हैं, अपना जल गिरा रही हैं। यहाँ से गंगा नदी है, ये आपकी गंगा नदी है। गंगा नदी यहाँ से गंगोत्री हिमालय ये है, यहाँ से गंगोत्री से उद्गम होता हुआ इनका ये जो गंगा है प्रवाहित होती है अपने 5 राज्यों से। उत्तराखंड, ये आपका उत्तराखंड, बिहार, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करती है तो क्या बन जाती है, पद्मा बन जाती है। और पद्मा बनने के बाद यहाँ से क्या कर देती है, ये यहाँ से बंगाल की खाड़ी में छूट जाती है। तो ये आपकी क्या है, गंगा नदी है। तो ऐसे ही आपकी क्या है, आपने जितनी नदियाँ देखी वो यहाँ से कहाँ से, आपकी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही हैं। ये पश्चिम है, पश्चिम से किसकी ओर बह रही है, पूरब की ओर बह रही है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही हैं। लेकिन अब कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर। तो बात कर, अब जब पूरब से पश्चिम की ओर बहेंगी तो ये अपना जल कहाँ पे गिराएंगी, अरेबियन सी यानी अरब सागर में गिराएंगी। तो यहाँ से बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी को अरब सागर, ये यहाँ से उद्गम होती है। ये कौन सी नदी है, आपको याद रखना, नर्मदा नदी है। ये आपको दिख रहा है नर्मदा नदी, ये यहाँ यानी ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से क्या होती है, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। अमरकंटक से ये उद्गम होती है और इस तरीके से पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए ये अपना अरब सागर में अपना क्या कर देती है, जल गिरा देती है। अब जब एक और ख़ास बात, जो नदियां हैं अगर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं तो वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। अगर बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ रही हैं तो डेल्टा का क्या करेंगे, डेल्टा निर्माण करेंगी। और अगर अरब सागर में छोड़ रही हैं, अगर जल कहाँ छोड़ रही हैं, अरब सागर में, तो डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पर ज्वार नद का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। और ये नर्मदा नदी कहां से बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अमरकंटक की पहाड़ियों से ये क्या होता है, इनका उद्गम स्थल है। और ये जो नदियां हैं ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और जैसे कि नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गई, ये नदियां क्या नहीं होती, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती, क्योंकि अरब सागर में गिराती हैं। अब यार हमने बताया था जब अरब सागर में गिराती हैं तो डेल्टा ना बनाएंगी, क्या बनाएंगी, ज्वार नद बनाएंगी। क्या बनाएंगी, ज्वार नद बनाएंगी। और NTD यानी नर्मदा नदी, N फॉर नर्मदा, T फॉर ताप्ती, D फॉर दामोदर, ये जो 3 नदियां हैं वो भ्रंश घाटी में बहती हैं। किस घाटी में, भ्रंश घाटी। अब आपको एक चीज़ क्लियर करते हैं, भ्रंश घाटी क्या होती है। भ्रंश घाटी जैसे आपने भी आकार की घाटी देखी होगी, इस तरीके से जो पहाड़ियों के बीच में बहती है। मान के ये एक पहाड़ी ये है और एक पहाड़ी ये है, इसके बीच में जो नदी प्रवाहित हो रही है वो क्या कहलाती है, भ्रंश घाटी कहलाती है। यानी ये जो नदियाँ होती हैं, कौन कौन सी नदियाँ, ये आपकी कौन सी, आपकी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी। ये जो नदियाँ हैं वो किसमें, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। अब
बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी आपको यहाँ से ये दिख रही है यमुना नदी। जैसे गंगा यहाँ से गंगोत्री से निकल के, गंगोत्री से उद्गम होता है गौमुख हिमालय से, तो यमुना नदी का भी यहीं से यमुनोत्री से उत्तरकाशी में, ये उत्तराखंड में राज्य में स्थित है, उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर दूर एक यमुनोत्री हिमनद पड़ता है। यमुनोत्री हिमनद से क्या होता है, इनका उद्गम होता है कौन सी नदी का, यमुना नदी का। और ये इस तरीके से प्रवाहित होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जो आपने संगम का नाम सुना होगा, प्रयागराज, जहाँ पर प्रतिवर्ष माघ मेला और हर उसमें कुंभ मेले की क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है, हर 12 वर्ष में किया जाता है कि 5 वर्ष में किया जाता है, ये क्लियर कर लेना। तो कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है प्रयागराज में। तो जो इसका पुराना नाम इलाहाबाद था, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो ये यमुनोत्री से इनका क्या होगा, उद्गम होगा। और ये इस राज्य में बहते हुए ये जो गंगा नदी में कहाँ मिलेगी, प्रयागराज में मिलेगी। और प्रयागराज में मिलने के बाद ये अपना क्या कर देंगी, बांग्लादेश में वो गंगा बन जाती है और फिर अपना बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करते हैं। अब यमुना की खास बात क्या है, यमुना नदी की खास बात ये है, यमुनोत्री में प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है और ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना। अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। और किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब बात करते हैं, जब सबसे बड़ी, ये खुद अपने आप में बहुत बड़ी नदी है, गंगा नदी के समांतर चलती है। देखो यहाँ से ये देखो, ये गंगा नदी प्रवाहित हो रही है और ये यमुना नदी, तो गंगा नदी यमुना समांतर चलती है, लेकिन प्रयागराज में क्या हो जाती है, मिल जाती हैं। तो यहाँ पर इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं। तो यमुना की सहायक नदियां हैं जो आपकी चंबल नदी, सिंध नदी और बेतवा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, एक और लिख लेना केन नदी, ये होता है केन। तो ये जो 4 नदियां हैं इनका क्या है, प्रमुख सहायक नदियां हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो तो आपको वर्ड शब्दों पे ध्यान देना है। यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये आपकी यमुना नदी है, यमुना नदी की चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये आपको 4 नदियां याद रखनी है। ये किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यमुना नदी की लंबाई। तो यमुना नदी की जो कुल लंबाई है वो आपकी 1376 किलोमीटर, यानी 1376 किलोमीटर हो जाती है। तो आपको नदियों की लंबाई, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकाल के लिखे जाते हैं। आपको नदियों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जितना आपको बताया जा रहा है केवल आपको इतना कर लेना है। अगर आपका ये क्लियर है तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं हो, यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जाम में आपको गुरुकुल कोचिंग क्लासेस की याद आएगी और गुरुकुल कोचिंग क्लास की प्रतिबद्धता का प्रमाण आपके सामने देगी कि हाँ, कितनी प्रतिबद्धता से, कितने मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी किया गया है और कितने तरीके से आपको कंटेंट रेडी किया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करेंगे यहाँ से, गंगा नदी जो है किन राज्यों में प्रवाहित होती है, तो गंगा नदी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रवाहित होती है। क्योंकि शोर ज़्यादा होता है, आप लोगों को पता है शोर होता है, तो नॉर्मल सी बात है, होता है, ये होगा, तो इसको इग्नोर करके चल रहा है। और इसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं कि आप लोगों को इतना बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की आप पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास कहीं ना कहीं नॉइस या फिर कुछ डिस्टर्बेंस आता है, तो उसके लिए सॉरी और क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को सपोर्ट करना है, साथ रहना है। अगर भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, आप लोगों ने चाहा, गुरुकुल परिवार के सभी सदस्यों ने चाहा, तो बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए नॉइस फ्री चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपको आपका जो ये आपका फोकस है, आपका जो क्या किया जाता है, आपका क्या उसको ध्यान केंद्रित करने का जो आपको तरीका है, वो आपका ध्यान केंद्रित रहेगा, आपका जो मन है इधर उधर नहीं भटके। तो अभी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट कीजिए। चलते बिना कोई समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो यमुना नदी है, यमुना नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, 1376 किलोमीटर हो जाती है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये इसका उद्गम स्थल बात करें तो उद्गम स्थल होता है तिब्बत, और तिब्बत में मानसरोवर झील से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। यहाँ से ये उत्पन्न होती है। कितने देशों में प्रवाहित होती है, तो ये 3 देशों में प्रवाहित होती है। कौन कौन सी, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। तिब्बत जो वर्तमान में चीन के कब्जे में है, तो यहाँ से इसको चीन भी कह सकते हैं। तो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में होती हुई क्या होती है, प्रवाहित होती है। और भारत में अरुणाचल प्रदेश से ये क्या करती है, प्रवेश करती है। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश। ये आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से आपको क्या करती है, प्रवेश करती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से आपका जो
इसकी कुल जो लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। और इसके जो अपने भारत में जो प्रमुख शहर हैं इसके किनारे पर बसे हुए हैं वो है असम का गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर जो शहर हैं वो इस नदी के तट पर या किनारे पर बसे हुए हैं। अब बात करते हैं ये अपना जो जल है वो कहाँ पर गिराती है, तो ये अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और बंगाल की खाड़ी में ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा, जो हमने आपको पिछली वीडियो में रिसेंटली अभी बताया था। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से उद्गम होती है? तिब्बत की मानसरोवर झील से उत्पन्न होकर बंगाल की खाड़ी में अरुणाचल प्रदेश, भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और तिब्बत भारत बांग्लादेश में बहती है। और भारत में गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर शहरों में शहर इसके किनारे पर हैं और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और इसके सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा बनाती है। वो कहाँ पर कौन सा बनाता है? सुंदरबन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में बनाती है। बांग्लादेश में ये पद्मा से मिलकर क्या बन जाती है? मेघना नदी बन जाती है। यानी बांग्लादेश में जब ये पद्मा यानी गंगा, जो कि भारत में गंगा है और बांग्लादेश में पद्मा है, ये उससे मिलकर क्या बना देती है? मेघना नदी का निर्माण करती है। और तिब्बत में इस नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको डेहम कहा जाता है और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई आपकी प्रमुख नदियाँ। प्रमुख नदियों के बारे में आपने समझ लिया, कहाँ से उद्गम होती हैं, कहाँ से इनका जो कहाँ अपना जल गिराती हैं, किस पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, कहाँ से किस तरीके से, सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक्स के बारे में कि ये फिक्स है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी, ये आपको याद रखना है। अगर बोला जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी यानी आपकी लेंथ में सबसे लंबी, और सबसे बड़ी यानी जिसका आयतन बहुत मतलब आयतन के रूप में जिसमें बहुत काफी ज्यादा जल और काफी ज्यादा चौड़ाई रहती है, इसको कहते हैं अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन। तो सबसे लंबी की बात हो तो नील नदी और सबसे बड़ी नदी की बात हो तो कौन सी नदी है? अमेजन नदी। अब बात करते हैं कि 3 रेखाएं आपने पढ़ी हैं, कौन कौन सी? एक पढ़ी है विषुवत रेखा, दूसरी पढ़ी मकर रेखा, तीसरी कर्क रेखा। विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कांगो जायरे नदी। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो जायरे नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो, जो कि अफ्रीका में है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही, जो कि कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। तो ये जो 3 पॉइंट आपको हाईलाइट करके अपनी नोटबुक में क्या करना है? लिखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो जायरे नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी अफ्रीका, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही, गुजरात। ये जो नदियाँ आपको याद रखनी है। अब तेल नदी के नाम से कौन सी नदी फेमस है? सबसे ज़्यादा तेल का यहाँ पे उत्पादन होता है, तेल का यहाँ से क्या होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो तेल इसका नाम रख दिया तेल नदी। तेल नदी अगर आपसे बात की जाए तो कौन सी है? नाइजर नदी, जो कि कहाँ पर है? अफ्रीका में स्थित है। कोयला नदी कहाँ पर है? राइन नदी, जो कि कोयला नदी किसको कहा जाता है? राइन नदी को। कौन सी नदी? राइन नदी। और राइन नदी कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ शोक का मतलब कि इन नदियों के द्वारा राज्यों में बहुत ज़्यादा क्या होती है? जन धन हानि होती है, कृषि क्षेत्र है वो भी क्या हो जाता है? प्रभावित होता है। तो बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है, असम का शोक है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, चीन का शोक हुआंगो नदी को कहा जाता है। अब कुछ वरदान हैं जिनसे हमें कृषि को या बहुत से लोगों को सिंचाई उससे फायदा मिलता है, तो उनको वरदान कहा जाता है। तो उत्तर भारत का वरदान गंगा नदी को कहा जाता है और मिस्र का वरदान नील नदी को कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी, सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने, सबसे ज़्यादा रास्ते परिवर्तित करती है, मार्ग परिवर्तित करती है, वो नदी कौन सी है? बिहार की कोसी नदी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नदियों के बारे में। भारत की नदियाँ यहाँ से आपका पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। तो किसी भी एग्जाम, चाहे आप टीचिंग एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, चाहे बैंक का एग्जाम दें, जहाँ भी आपका जीके जीएस इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, वहाँ पर आपको नदियों से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो आशा है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी और वीडियो काफ़ी पसंद भी आई होगी। हमारी मेहनत, जो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, गुरुकुल टीम पूरी मेहनत करती है। बिहाइंड द सीन आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, कंटेंट रेडी करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और टेक्निकल समस्याएं होती हैं, कई बार वीडियो को रीशूट करना पड़ता है। तो
काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत को आप लोग समझिए, आप लोग अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग परिवार के सदस्य हैं, गुरुकुल परिवार के आप सदस्य हैं, अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो चैनल सब अपने परिवार को बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हर उस बंदे तक जिसको वास्तव में इसकी क्या है, नीड है। तो इतना ही। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन बैच स्टार्टेड हो रहे हैं आप 1 फरवरी से, तो रजिस्ट्रेशन करिए। सीटें सीमित हैं तो जल्दी ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जल्दी से आ जाइए। टेट, सीटेट, सुपर टेट के बैच स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही साथ ICSE और CBSE जो बोर्ड्स हैं, इनके भी जो क्लासेस हैं वो भी एकेडमिक क्लासेस स्टार्टेड हैं सेंटर पर। तो आइए और ज्वाइन कीजिए सेंटर को। जो ऑफलाइन आ सकते हैं वो ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ चलते हैं, अपना ध्यान रखिए, हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम।